साथ रहना। हमने बेटा एक नई डिस्कशन स्टार्ट करनी है, लेकिन ये जो डिस्कशन है मार्जिनल एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की डिस्कशन से ही आगे बढ़नी है। फाइनली जरा अगर सोच लिया जाए कि व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है। फिक्स कॉस्ट इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट इन केस ऑफ अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड फिक्स कॉस्ट इज अ पीरियड कॉस्ट इन केस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। ऊपर तो वही पैराग्राफ सीखे जो पहले पढ़े आपने। पेज नंबर 1 के मिड में जरा एक हेडिंग लिखी हुई है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, ब्रैकेट में एब्रिविएशन लिखी हुई है सीवीपी, और आगे क्या लिखा हुआ है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस सीवीपी की जो अभी डिस्कशन मैं आपके सामने करूंगा, इस डिस्कशन ने सारा मार्जिनल कॉस्टिंग के एंगल से होना है। तो आपने एक छोटा सा काम करना है, लेकिन पहले बोर्ड पर देखना। यकीनन मार्जिनल कॉस्टिंग की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का होपफुली आपको फॉर्मेट पता चल गया हुआ है, तो डिटेल्ड फॉर्मेट है। लेकिन 5 चीजें जो मैं अभी आपके सामने रखूंगा, इनको आपने हमेशा इस डिस्कशन में यहां से ऑनवर्ड जहन में रखना है। मार्जिनल कॉस्टिंग की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस जरा जहन में लाए। सबसे पहले क्या आता है? सेल के बाद क्या आता है? यकीनन आपने सही कहा है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सेल में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेस करके, ठहर जाए, कंट्रीब्यूशन आ जाती है, मैंने एक वर्ड गायब किया है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट से क्या समझ आया आपको? सम ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट एंड नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट। यकीनन जब कभी जरूरत पड़ेगी तो डिटेल में जाना हमने। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल लेस करके ग्रॉस कंट्रीब्यूशन आएगी, और उसके बाद वेरिएबल सेलिंग एडमन लेस करके नेट कंट्रीब्यूशन आएगी। अगर कभी मैं सिर्फ वर्ड कंट्रीब्यूशन बोल लूं तो मेरी मुराद नेट कंट्रीब्यूशन हो, और इन अदर वर्ड्स सिर्फ कंट्रीब्यूशन बोलने का मेरा मतलब ही हुआ करेगा कि सेल में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट मैंने लेस कर दी। बल्कि कभी कभी टोटल वर्ड भी ना बोलूं, सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट, तो विदाउट राइटिंग इन टोटल मैं क्या कहना चाहता हूँ? टोटल ही कहना चाहता हूँ। और टोटल मीन्स क्या क्या कहना चाहता हूँ? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऐसी है ना प्रोडक्शन वाली, और उसके बाद वेरिएबल सेलिंग एंड एडमन। चले फिलहाल अभी पहली स्टेज पे टोटल वर्ड लगा देते हैं। लेकिन अगर जस्ट कंट्रीब्यूशन में वर्ड बोलूं तो कंट्रीब्यूशन मींस नेट कंट्रीब्यूशन की बात कर। ऑब्वियसली अगर हमने डिटेल में बात करनी होगी तो फिर ग्रॉस वर्ड भी लगाएंगे और नेट वर्ड भी लगाएंगे। मैं इस अगर नेट तक पहुंच गया आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसके बाद फिर क्या आएगा? इसके बाद क्या आएगा सर? कौन कौन सी? लेकिन अगर मैं यहाँ लिखूं टोटल फिक्स कॉस्ट, इसमें प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन इकट्ठी हो गई है, और देयरफॉर फाइनली मेरे पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा? क्या कैलकुलेट हो जाएगा? नेट प्रॉफिट। तो 5 चीजें तरतीब से क्या ज़हन में रखेंगे आप? सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट टू गेट द कंट्रीब्यूशन लेस टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। ये जरा समराइज्ड सा फॉर्मेट आप पिछले पेज पे बना लें जो जगह खाली है, और अगर किसी के पास आज स्पेस नहीं है, पिछला पेज नहीं है, तो कहीं रजिस्टर में जरूर बना लें, बाद में कन्वर्ट कर लीजिएगा। नहीं सामने रहने दीजिए, सामने जरा वर्किंग करनी है, पिछला पेज खाली है। बल्कि इसके एक हेडिंग भी बना लें। ये क्या है वैसे बनाया हमने? फॉर्मेट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट है, प्रॉफिट और लॉस। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैंडी आप भी जरा कहीं फॉर्मेट नोट कर लो, ये जरा सेंड कर दीजिएगा। नहीं इसका पूरा है ना, तो पूरा तो सेंड कर दिया होगा, इसको जरा स्पेसिफिकली कर दो, ये पहला चैप्टर।
जी हाँ जी sale less variable cost is equal to contribution less fixed cost is equal to net profit. Noted as it? Yeah, all students. लिख लें सर. Total variable cost is sum of variable production cost and non-production cost and total fixed cost is sum of. तो ये जो सारी हम डिस्कशन कर रहे हैं क्रॉस वॉल्यूम प्रॉफिट एंड ब्रेक इवन. कभी सुना ब्रेक इवन? नहीं सुना? मैं सुना दूंगा इंशाल्लाह. कभी नहीं सुना? मैं बताता हूँ. ब्रैकेट इसके देखें. अब पेन हाथ में रखिएगा जरा स्टोरी शुरू कर दूंगा. ये सारी डिस्कशन किस बेस पे होनी है? मार्जिनल कॉस्टिंग की बेस पे. और इस टॉपिक में कुछ अजम्पशंस हैं, पहले हम उन्हीं अजम्पशंस को डिस्कस करते हैं. बेसिक अजम्पशंस कुछ लिखी हुई इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले. फर्स्ट लाइन पर कॉस्ट आर आइदर फिक्स्ड और वेरिएबल. हमें इस सारी डिस्कशन में अपने बिजनेस की जो कॉस्ट है उसका ब्रेकअप चाहिए होगा फिक्स्ड में और वेरिएबल में. ब्रैकेट पढ़े. और अगर कभी नहीं मिलेगा तो क्या हम अलग कर सकते हैं? बचपन ज़हन में लाना थोड़ा सा. शुरू के दिनों में हमने टोटल कॉस्ट को फिक्स और वेरिएबल में कन्वर्ट करने का एक मेथड पढ़ा था, हाइलो मेथड. तो इसके ऊपर लिखना जरा ब्रैकेट में ऊपर. अगर कॉस्ट अलग-अलग नहीं है, फिक्स और वेरिएबल में अलग नहीं है, तो हम फिर उसे कन्वर्ट करेंगे. किस तरह कन्वर्ट करेंगे? अपने हाथ से वर्ड लिखना बाय यूजिंग हाइलो मेथड. बाकी वो क्या था इंशाल्लाह याद करवा दूंगा. हमें बिजनेस की पूरी कॉस्ट फिक्स्ड और वेरिएबल में अलग हो चाहिए होगी. अगर तो अवेलेबल है तो ठीक है, लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे. अलग अलग कन्वर्ट करेंगे. वेरिएबल कितनी फिक्स कितनी है और उसके लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? हाइलो मेथड क्या होता था अब ये नहीं पूछ रहा, इंशाल्लाह मैं खुद बताऊंगा. कभी वर्ड सुना आपने? वैसे आगे यहाँ पे पॉइंट नंबर 2. उसी जमाने में कुछ और बातें भी हमने की थी. तो सेकंड पॉइंट जरा रिलैक्स होकर पढ़ें. अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन ना हो तो वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट हम अज्यूम करते हैं कि सेम रहेगा. फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहेगा या फिक्स कॉस्ट का भी पर यूनिट? तो वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट के लिए हमारी कुछ assumptions थी. तो वेरिएबल कॉस्ट की लाइन पढ़ना. वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ एक्टिविटी. ऐसे ही है. ब्रैकेट में आ जाए जरा. आउटपुट किसे कहते हैं और सेल किसे कहते हैं? आउटपुट वर्ड है प्रोडक्शन के लिए, तो लिख लो जरा आउटपुट प्रोडक्शन. और सेल डेफिनेटली किसे कहते हैं? सेल. अब यही सेंटेंस जरा ब्रैकेट्स ध्यान में रख के मेरा जरा सुने गौर से. ये सेंटेंस इस तरह बन जाएगा वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट remains constant at all levels of production. सर ये ठीक है सर. एंड वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट
remains constant at all levels of sale. वेरिएबल कॉस्ट लिखा हुआ है, प्रोडक्शन की बात हो रही है नॉन प्रोडक्शन दोनों की, मतलब अगर वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट होगी उसका पर यूनिट कांस्टेंट रहेगा इररिस्पेक्टिव के प्रोडक्शन ज्यादा हो या कम हो, और वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट अगर है तो वो भी पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेल। किसी को याद है कल परसों वाली बात, क्या वेरिएबल कॉस्ट ऑफ, क्या वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस वेरी करेंगे? टोटल वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस वेरी करेंगे सर, किसके साथ? सेल्स के साथ। और वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट अगर है तो उसका टोटल वेरी करेगा प्रोडक्शन के साथ। स्टेटमेंट ज़हन में लगानी जरा, जब हम डायरेक्ट मटेरियल की वर्किंग करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, तो ब्रैकेट में प्रोडक्शन के यूनिट्स लिखते हैं या सेल के? तो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट का टोटल यकीनन वेरी करेगा, किसके साथ? प्रोडक्शन के साथ। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट का टोटल किसके साथ वेरी करेगा? सेल्स के साथ। लेकिन इनका पर यूनिट कांस्टेंट रहेगा, चाहे वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट का पर यूनिट हो या वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट का पर यूनिट हो, ये कांस्टेंट रहेगा अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन ना हो। लेकिन पिछला अगर सवाल ज़हन में ला सकें, क्या इन्फ्लेशन से चेंज भी हो जाता है? सर ही चेंज हो जाता है सर, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो बाय डिफॉल्ट भी अज्यूम कि वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट सेम रहेगा। डन है सर? नेक्स्ट स्लाइड। टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट वेरीज विद प्रोडक्शन एंड टोटल वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट वेरीज विद सेल्स। सेकंड पॉइंट में लिखा है कांस्टेंट रहेगी, थर्ड और फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ वेरी करेगी। पर यूनिट कांस्टेंट रहेगा, टोटल वेरी करेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट का प्रोडक्शन के साथ और वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट का सेल्स के साथ। तो जब हम सेलिंग एक्सपेंसेस की वर्किंग कर रहे होते थे तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड की बेस पे वर्किंग करते थे। चलो आगे, नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्शन एंड सेल विल बी डिफरेंट, विल नॉट बी डिफरेंट। कब? अगर स्टॉक्स नहीं है तो प्रोडक्शन और सेल बराबर होगी, लेकिन अगर स्टॉक्स अवेलेबल हैं तो प्रोडक्शन और सेल डिफरेंट होगी। सोच के बताइएगा, सही बताइएगा, किसके स्टॉक्स? फिनिश गुड्स, प्रोडक्शन, सेल। फिनिश गुड्स का लेजर बनाए ज़हन में, जरा मेरी तरफ देखें, चार चीजें तरतीब से बोलें। ओपनिंग फिनिश गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स, सेल, क्लोजिंग फिनिश गुड्स, सेल। यूनिट्स के एंगल से कह रहा हूं। नंबर नेक्स्ट, फिक्स कॉस्ट का टोटल कांस्टेंट रहता है, रेंट है, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड है। टोटल फिक्स कॉस्ट अगर हमें इंफॉर्मेशन नहीं है शुड रिमेन सेम, लेकिन नेक्स्ट लाइन, उसका जब पर यूनिट है वो भी कांस्टेंट रहता है, वो वेरी करता है, लेकिन कैसे? इनवर्स का मतलब, कैलकुलेटर पकड़े जरा। लेट्स अज्यूम 5 लाख फिक्स कॉस्ट है, 5 लाख फिक्स कॉस्ट है और आपने 10,000 यूनिट्स बनाए हैं, डिवाइड बाय 10,000 करें। आंसर का मीनिंग बताएं, मीनिंग 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 मीनिंग, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। नेक्स्ट ईयर में सपोज रेंट 5 लाख ही रहा, लेकिन आपने यूनिट्स बनाए 20,000। ये क्या करके रहा हूँ, करके रहा हूँ, एक्टिविटी लेवल बढ़ाया मैंने या कम किया? एक्टिविटी लेवल मैंने बढ़ाया, 10,000 से 20,000 बेस में बढ़ाया। एक्टिविटी लेवल बढ़ने से क्या हुआ? पर यूनिट फिक्स कॉस्ट डिक्रीज हो गई। तो किसके चेंज होने से क्या हुआ है? एक्टिविटी लेवल के इंक्रीज होने से पर यूनिट डिक्रीज हो गया। एंड वाइस वर्सा क्या होगा? एक और वर्किंग करें, 5 लाख लिखें, डिवाइड बाय 5,000 करें। क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? एक्टिविटी लेवल चेंज कर रहा हूँ। अब मैंने कम किया है, आंसर आपका 100 हो गया है। तो इनवर्स रिलेशनशिप क्या होता है? किसी चीज को कम किया जा रहा है दूसरी बढ़ जाए, और अगर बढ़ाया जा रहा है तो कम हो जाए। तो फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहता है, लेकिन उसका पर यूनिट इनवर्सली वेरी करेगा एक्टिविटी लेवल से। एक्टिविटी लेवल वर्ड आ रहा है, इसका हम समझ आ रहा है क्या? एक्टिविटी लेवल प्रोडक्शन के यूनिट्स भी हो सकते हैं, सेल की बात हो रही तो सेल के यूनिट्स हो, फिर आर्स भी हो सकते हैं, मशीन आर, लेबर आर्स। एक्टिविटी लेवल बाय डिफॉल्ट यूनिट सेम रखते हैं। नेक्स्ट लाइन सर, इसी तरह सेल प्राइस की भी अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, सेल प्राइस की, तो सेल प्राइस पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एवरी यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड। पढ़ ले रही है, फर्स्ट टाइम बात हुई। ऑफ कोर्स क्या इन्फ्लेशन से सेल प्राइसेस में चेंज आ जाता है?
लेकिन अगर इंफॉर्मेशन ना हो, मुझे 100 रुपए पर यूनिट सेल प्राइस, तो हम यही अज्यूम करेंगे 100 रुपया सेल प्राइस पर यूनिट एज इट इज है, अनलेस हमें कोई इंफॉर्मेशन मिले। ठीक हो गया यहाँ तक? अब आगे पढ़ने से पहले ऊपर सेकंड पॉइंट में जाना। सेकंड पॉइंट में क्या पढ़ा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम। नीचे है सेकंड लास्ट, यहाँ क्या पढ़ा आपने? सेल प्राइस पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। अब जरा मेरी तरफ देखें, जरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ध्यान में बनाया जरा। पर यूनिट के एंगल से छोटी सी वर्किंग करवाऊंगा आपसे। सेल प्राइस पर यूनिट लेट्स अज्यूम 100 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सपोज 80 रुपया। 100 रुपया क्या सेल प्राइस पर यूनिट, 80 रुपया क्या। अब वेरिएबल कॉस्ट अगर मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा तो इसमें क्या क्या होगा? प्रोडक्शन भी होगी, नॉन प्रोडक्शन भी होगी। 100 रुपया ऊपर 80 रुपया, डिफरेंस 20 रुपया। सोच के नाम और ग्रॉस प्रॉफिट, सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन 20 रुपया। अगर सेल प्राइस का 100 सेम रहना है और वेरिएबल कॉस्ट का 80 सेम रहना है, तो क्या इनका डिफरेंस मींस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी सेम रहेगी? अब लास्ट लाइन पढ़ा, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आएगी कैसे? सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और जब मैंने अभी ये कहा कि इन दोनों के सेम रहने से क्या होगा, वो जरा कंक्लूजन में पढ़ा। If both the sale price per unit and the variable cost per unit are constant, क्या क्या? हिम्मत किया करें, हिम्मत किया करें। If the sale price per unit and the variable cost per unit remains constant, then it means contribution per unit will remain constant at all level of sale. मेरी तरह दोबारा देखें, अगर क्या और क्या सेम रहना तो डिफरेंस भी सेम ही रहेगा। नहीं समझ आ रहा? सेल प्राइस पर यूनिट is suppose 100, सेल प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट suppose 80, what is 20? ग्रॉस या नेट? अगर नहीं हम बोल रहे तो इट मींस नेट। वेरिएबल कॉस्ट अगर एक्सप्लेन नहीं कर रहे, टोटल होगी। टोटल मींस कौन कौन सी होगी? देन सर अगर इन फिगर्स को गौर से देखा जाए तो एक रेशियो कैलकुलेट हो सकती है यहां से। बचपन थोड़ा ज़हन में लाएं, कभी अपने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वर्ड सुना? F1 वाले नौजवान भी कह रहे हैं कि नहीं सुना। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला बताएं। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल यार इनटू 100 यार, परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। तो उसी तरह यहां कौन सी रेशियो कैलकुलेट हो सकती है? कंट्रीब्यूशन सेल रेशियो। क्या फॉर्मूला बनेगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर पर यूनिट में वर्किंग हो रही है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 100। एक मिनट वर्किंग करवाएं, सिंपल फिगर्स है। 20 रुपया क्या है, 100 रुपया क्या है, इंटू क्या चीज किसका 20%? बोलना है बोलना है बोलना है। कंट्रीब्यूशन इज 20% ऑफ सेल्स। कंट्रीब्यूशन इज 20% ऑफ सेल। 20% जरा ज़हन में रखें, मैथमेटिकली मींस 20% का मतलब होगा 20 बाय 100। फॉर्मूला गौर से देखें, बेस में क्या रखा हुआ है? सेल प्राइस, व्हाट इज 100? सेल प्राइस, व्हाट इज 20? व्हाट शुड बी 80? हिम्मत 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 जवानों, हिम्मत 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 हिम्मत। व्हाट इज 100? सेल प्राइस, व्हाट इज 20? सेल और कंट्रीब्यूशन के दरमियान क्या आता है? व्हाट शुड बी वेरिएबल कॉस्ट? 80. What should be 120? Nothing should be 120. What is 100? Sale price. What is contribution? What is 120? 120 ऐड कुछ नहीं हो रहा, लेस हो रहा। सेल से कंट्रीब्यूशन तक आते हुए दरमियान में वेरिएबल कॉस्ट लेस होती है। तो अगर 100 रुपया सेल प्राइस है
और 20 रुपए कंट्रीब्यूशन है, तरतीब है ना, सेल प्राइस 100 है, 20 कंट्रीब्यूशन है, तो इनके दरमियान में क्या है, दरमियान में है क्या, वेरिएबल कॉस्ट, और वो माइनस हुई हुई। तो अगर 100 रुपए सेल प्राइस है, कंट्रीब्यूशन अगर 20 है, तो वेरिएबल कॉस्ट शुड बी 80। अगर मैं आपसे कहूं कि कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो 35% आई है, तो व्हाट इज 100? सेल 35% सेल के बेस पे, व्हाट इज 100? सेल, व्हाट इज 35? कैलकुलेटर अलाउड है, व्हाट इज 75? नथिंग इज 75, व्हाट इज डिफरेंस? 65, व्हाट इज 65? वेरिएबल कॉस्ट, कौन सी वेरिएबल कॉस्ट? प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन मिला के पर यूनिट आएगी, पर यूनिट। एक छोटी सी वर्किंग लिखें पेज के नीचे, जो मैंने अभी आपके सामने लिखी। ये परसेंटेजेस की कुछ गेम आनी है, और परसेंटेजेस में फंसना नहीं है। ये 100 मुझे कैसे पता चल जाता है यार? परसेंट, 100 की बेस को होते हैं परसेंटेज, शायद कहते हैं 100 को। 100 में से 20, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बात समझ आई? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो होती है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल, तो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल। कंट्रीब्यूशन इज द डिफरेंस बिटवीन सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इज सम ऑफ प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट। प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट इज सम ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट इज सम ऑफ मटेरियल लेबर ओवरहेड्स। ओवरहेड्स कौन से? वेरिएबल ओवरहेड्स। ये दो क्वेश्चन जो मैंने करंटली आपसे कहे, इसको सही रिवाइज कीजिएगा। अब ये बातें आहिस्ता आहिस्ता आगे टिप्स पे होनी चाहिए। अगर कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो 30% हो, व्हाट इज 100? व्हाट इज 30? व्हाट इज 130? व्हाट इज डिफरेंस? व्हाट इज द नेम ऑफ 70? पेज के एंड में आए, पहला कौन सा फॉर्मूला हमने यहां से बना लिया है? इसका नाम जरा ढूंढे इसे पिछली लाइन में। इसे कहते हैं CS रेशो। सी किसके लिए? पिछली लाइन में हमने कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो कहते हैं, CS लिखा जाता है, कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो। और एक और वर्ड भी जरा ढूंढ लें, CM कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, जैसा होता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशो, उसमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। देख के फॉर्मूला बोले क्या है, क्या या क्या नाम आपके सामने आ गया? कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो या कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, उसी को फिर एब्रीविएशन में बनाया हुआ है, CS रेशो या CM रेशो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ CS रेशो? देन आपसे यहाँ एक इक्वेशन मैंने बनवानी है, एक वर्किंग करवानी है। रजिस्टर खोलें जरा, सब लोग रजिस्टर खोलें। एक हेडिंग लिखें, ब्रेक इवन एनालिसिस। स्टडी डियर फ्रेंड्स, जल्दी से अलग हो जाए, गलत डिसीजन आज फिर हो गया। जल्दी से आ जाए, जल्दी जल्दी। नहीं नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं, जल्दी जल्दी कोई एक आ जाए, आ जाए, आप ही आ। जी ब्रेक इवन का भी वर्ड सुना सर आपने? सुनते हैं सर आज? ब्रेक इवन एनालिसिस करने से पहले नेक्स्ट लाइन में एक वर्ड लिखा, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट किसे कहते हैं? एक सेंटेंस लिखा, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इट इज द वॉल्यूम ऑफ सेल it is the volume of sale
during the period where there is neither profit nor loss. It is the volume of sale during the period where there is neither profit nor loss. वॉल्यूम किसे कहते हैं? क्वांटिटी. सेल की क्वांटिटी मीन यूनिट्स. इट इज अ यूनिट्स ऑफ सेल ड्यूरिंग द पीरियड वेयर देयर इज नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ध्यान में रखिएगा. वो यूनिट्स जिनको बेचने से एंड पे ना प्रॉफिट आ रहा हो ना लॉस आ रहा हो. क्या आ रहा हो? ना क्या आ रहा हो ना क्या आ रहा हो. ये कैसे हो सकता है? ना कोई प्रॉफिट की पॉजिटिव फिगर हो ना लॉस की कोई नेगेटिव फिगर हो. इसका मतलब एंड में जीरो आ रहा हो. ना क्या हो ना क्या हो. बस एक सेकंड बोर्ड पे देखो. लेट्स अज्यूम कोई बिजनेस है जिसकी सेल है 6 लाख रुपीस. लिखो वेरिएबल कॉस्ट है सपोज 3 लाख रुपये. तो कैलकुलेशन हो जाएगा. डिफरेंस आ जाएगा 2,50,000. नाम बताएं डिफरेंस का. कंट्रीब्यूशन. वेरिएबल कॉस्ट में मैंने क्या क्या कवर कर लिया? बार बार बोलते जाए. लेट्स अज्यूम इस बिजनेस की फिक्स कॉस्ट 2.5 लाख है. आंसर क्या आ रहा है? 0. नेट प्रॉफिट है नेट लॉस है? कुछ भी नहीं है. अब जो 6 लाख रुपए है इस 6 लाख को जरा गौर करें. 6 लाख रुपए बना कैसे हो? कोई यूनिट सोल्ड होंगे मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस हो. क्या ख्याल है? तो क्या जितनी 6 लाख के अंदर यूनिट्स हैं उन यूनिट्स की वजह से बिजनेस का ब्रेक इवन हो गया. लेट्स अज्यूम 1 लाख यूनिट्स है और 6 रुपया सेल प्राइस पर यूनिट है. मतलब 6 लाख का एक ब्रेकअप लिख रहा हूं. 6 लाख कैसे बना? सपोज 1 लाख यूनिट्स और एक यूनिट कितने का बिका? 6 रुपीस का. क्या लाख यूनिट्स बेच के प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ? तो ये लाख यूनिट्स क्या कहलाएंगे? ब्रेक इवन पॉइंट. पढ़े जरा इंग्लिश में क्या लिखा था भैया? इट इज द वॉल्यूम ऑफ सेल ड्यूरिंग द पीरियड, यूनिट्स ऑफ सेल ड्यूरिंग द पीरियड वेयर देयर इज. क्या इन लाख यूनिट्स ने प्रॉफिट किया है या लॉस किया है? ना प्रॉफिट किया ना लॉस किया. लेकिन ये हुआ क्या है? दोबारा बोर्ड पे फिगर देखा. 6 लाख के सेल. खर्चा कोई नहीं हुआ. कौन कौन सा खर्चा हुआ? वेरिएबल भी हुआ है फिक्स भी हुआ है. वेरिएबल कॉस्ट कितनी इंकर हुई है? 50,000. फिक्स कॉस्ट कैलकुलेटर अलाउड है. क्या चीज किसके बराबर हो गई है? अगर ब्रेक इवन पॉइंट होगा तो टोटल कॉस्ट सेल के बराबर होगी. टोटल कॉस्ट मींस वेरिएबल और फिक्स मिला के. ब्रेक इवन पॉइंट पे बिजनेस का टोटल खर्चा सेल्स के बराबर होगा. इसलिए ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा. इन अदर वर्ड्स दूसरी फिगर्स देखें जरा बोर्ड पे. कंट्रीब्यूशन कितनी है? ब्रेक इवन पॉइंट पे दो काम होंगे. टोटल कॉस्ट सेल के बराबर होगी और जो कंट्रीब्यूशन है वो फिक्स कॉस्ट के बराबर होगी. यस सर. टोटल कॉस्ट किस किस का सम बनेगी? 3,50,000 प्लस 2,50,000 इज इक्वल टू 6 लाख. टोटल कॉस्ट किसके बराबर होगी? सेल्स के. किस लेवल की बात कर रहा हूँ? ब्रेक इवन पॉइंट पे.
और कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होगी? फिक्स कॉस्ट। फॉर एग्जांपल कंट्रीब्यूशन मेरी 2.5 लाख थी, लेट्स अज्यूम फिक्स कॉस्ट 1 लाख है। प्रॉफिट है लॉस है? प्रॉफिट है लॉस है? 1.5 लाख का प्रॉफिट है। क्या लाख यूनिट्स ऊपर ब्रैकेट में, क्या लाख यूनिट्स ब्रेक इवन पॉइंट है? ब्रेक इवन पॉइंट नहीं। ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होगा? ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। यहाँ तो प्रॉफिट हो रहा है। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट, वो वॉल्यूम ऑफ सेल जिस पे बिजनेस का ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो। देखिए एज अ बिजनेसमैन फॉर एग्जांपल, आपको ये पता होना चाहिए, वर्ड मेरे गौर से सुनिएगा, कि कम से कम तो कितने यूनिट बेचने ही है। बताइए कम से कम कितने तो बेचने नहीं, कम से कम कितने बेचने? इतने तो बेचेंगे कम से कम लॉस खत्म हो। ये वर्ड्स में समझ आए, लॉस खत्म हो। अगर मैं ओरिजिनल फिगर्स पे वापस चला जाऊं तो क्या लाख यूनिट्स ने अल्टीमेटली लॉस खत्म कर दिया? और जाने दें यार। इन अदर वर्ड्स अगर आप लाख से 1 यूनिट भी एक्स्ट्रा बेच देंगे तो आप प्रॉफिट सिचुएशन में आ जाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए, पीरियड के स्टार्ट पे पता होना चाहिए बल्कि, कि मुझे कम से कम ड्यूरिंग द पीरियड कितने यूनिट्स तो बेचने ही हैं ताकि कम से कम लॉस खत्म हो। इसका मतलब ये नहीं इतने ही बेचने हैं, इससे ज्यादा बिकने चाहिए, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि कम से कम तो कितने बिकने चाहिए। कितने बिकने चाहिए? जितने से लॉस खत्म होगा। वरना अगर फॉर एग्जांपल लग ये रहा है कि हम उतने यूनिट्स नहीं बेच सकते जितने से लॉस खत्म होगा, तो शायद नेक्स्ट ईयर को बिजनेस करने की ऐसा कोई कंपल्शन भी नहीं है। तो कम से कम जो यूनिट्स आपने बेचने हैं ताकि लॉस खत्म हो, उसे फिर ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट पे 2 चीजें होती हैं। नंबर 1, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट सेल के बराबर होगी और कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर। ये छोटी स्टेटमेंट भी बना लें इसी के नीचे जहां पे आपने लिखा था। ये क्या स्टेटमेंट मैंने ब्रेक इवन पॉइंट पे बनाई है? कैसे पता चला आपको? क्या ब्रेक इवन अचीव करने के लिए कोई यूनिट्स बेचने पड़ते हैं? और जाने दें यार, लॉस खत्म करने के लिए कुछ यूनिट्स बेचने पड़ते हैं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को साथ चल रहा है। क्या हमेशा हम उतने यूनिट्स ही बेचेंगे जितने ब्रेक इवन पे बिकने हैं? हम कितने बेचेंगे? इंशाल्लाह जितने बिक जाएंगे, लेकिन कम से कम वो किससे ज्यादा होने चाहिए? ब्रेक इवन से ज्यादा होने चाहिए, वरना नेकी के और भी बहुत से रास्ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लग रहा है कि ब्रेक इवन से भी कम ही बिकने, तो इस साल क्या की बजाय क्या बेहतर रहेगा? बिजनेस की बजाय कुछ और बेहतर है। नहीं मतलब इस बिजनेस, हाँ ये जरूर हो सकता है कि आपको लग रहा हो इस साल लॉस होगा, लेकिन अगले सालों में इंशाल्लाह देखी जाएगी। वक्ती तौर पे नौजवानों में मैं डिमांड बना लूंगा इस साल, और अगले सालों में नौजवान मेरी इस प्रोडक्ट के एंगल से एडिक्ट हो जाएंगे। इस साल एडवर्टीजमेंट कर करके नौजवानों के जहन में ये बात बैठा देंगे कि इस चीज के बगैर गुजारा नहीं है, और उसके बाद फिर जितने की भी बेच लेंगे। नौजवान कन्विंस अगर एक दफा हो गए, फिर वो देखते भी नहीं हम क्या खरीद रहे हैं, बस वो जाके कहते हैं कोक दे दें, बल्कि सॉरी गेम टेस्टिंग तक पहुंच गए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहते हैं नौजवान। अल्लाह करे कभी आपने कोशिश ना की। जी आप स्टेटमेंट बना चुके हैं? नहीं सर जी, हमने एक फॉर्मूला भी ड्राइव करना है कि ब्रेक इवन अगर आपने यूनिट्स निकालने हैं, ब्रेक इवन यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं। इस वक्त तो मैंने डाटा आपके सामने लिख दिया सारा। अगर ये यूनिट्स फाइंड आउट करने पड़े तो इसका क्या तरीका होता है? तो ब्रेक इवन का एक फॉर्मूला आपसे सॉल्व मैंने करवाना है आपसे, लेकिन पेशेंस रिक्वायर्ड होगी। सिंपल से मैंने एक वर्किंग करनी है। बोर्ड पे एक सेकंड देखा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपने जेन में रखनी है। कभी आपने इस तरह से एक फॉर्मूला सुना कि अगर टोटल कॉस्ट में, बल्कि इससे पहले मेरे ख्याल बचपन ज्यादा बेहतर है,
कभी आपने इसका सुना है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल से? सर कभी सुना है सर? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट नहीं, वर्किंग करते हुए व्हाट इज 100? नहीं एक मिनट मैं लिख देता ना, सी प्लस की बजाय कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। यहाँ कंफर्टेबल है? अब कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट? Total cost. Cost means total cost. So according to this working, total cost should be sum of total variable cost plus total fixed cost plus profit is equal to 6. Any confusion? अगर ब्रेक इवन पॉइंट हो एट ब्रेक इवन, तो इनमें कौन सी फिगर रेलिवेंट नहीं होगी या कौन सी फिगर जीरो होगी? चलो ये करो। तो इस केस में ब्रेक इवन पे एट ब्रेक इवन पॉइंट हमारी ऊपर जो इक्वेशन बनी थी वो हो जाएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस 0 इज इक्वल टू सेल। आपने अभी एक स्टेटमेंट बनाई मेरे सामने, उसमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट बताया, अभी स्टेटमेंट बनाई सर 3,50,000, फिक्स कॉस्ट 2,50,000, प्रॉफिट 0, 6 लाख इज इक्वल टू 6 लाख। इसी क्वेश्चन को मैं अगर आगे रीअरेंज करना चाहूं तो कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। दोबारा अपना डाटा देखें जो लिखा था आपने। व्हाट इज सेल? व्हाट इज सेल? व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? 3,50,000, आंसर 2.5 लाख इज इक्वल टू 2.5 लाख। अब किस एंगल से सारी वर्किंग हो रही है? ब्रेक इवन पे, प्रॉफिट 0 हो गया, तो सेल की अमाउंट है देखिए फिगर 6 लाख, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, डिफरेंस कितना आया, और इज इक्वल टू 2.5 लाख। अब जो 2.5 लाख डिफरेंस आया उसका कोई नाम है? नहीं, उसका नाम है, इसका नाम कंट्रीब्यूशन है। सेल में से अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगी, और ब्रेक इवन पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। ओके सर? एक आखिरी स्टेप सुना जरा, अगर आपने कंट्रीब्यूशन की अमाउंट मालूम करनी हो, 2.5 लाख ढूंढना, ये 2.5 लाख बना कैसे? सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट, कुछ यूनिट्स होंगे जिनकी ये कंट्रीब्यूशन है, और अकॉर्डिंग टू माय एग्जांपल ये लाख यूनिट्स की कंट्रीब्यूशन है। लाख इंटू 6 मैंने क्या किया था अभी? सेल प्राइस। इसी तरह वेरिएबल कॉस्ट कैसे बनी होगी? पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट से मल्टीप्लाई हुई होगी। तो क्या मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड, यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सीधा करना चाह रहा हूं, कंट्रीब्यूशन मींस यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मैंने किस तरह फाइंड आउट की है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मींस क्या है? सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, मसलन जरा अपना डाटा देख रहा, ये 6 लाख कैसे आया था? यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। इसी तरह ये जो 3,50,000 है ये कैसे आएगा? ना ना ना, यही बस था, यही था, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू वेरिएबल कॉस्ट। बस यही धोखा खा गए आप इस तरह करनी छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें और पहुंच जाएं एक्स वाई के आंसर। रजिस्टर खोलो, एक्स वाई लिमिटेड शायद। इसकी तरह मार्जिनल कॉस्टिंग की स्टेटमेंट गौर से देखनी है आपको। और प्लीज मेरा एक एक वर्ड बहुत ध्यान से सुनना। सेल्स की ब्रैकेट में जाए, बनाई हुई ब्रैकेट के अंदर जाए 13,000 बताएं क्या है? क्वेश्चन का डाटा जरा सामने रख लें, पेज नंबर 1
56 था वॉल्यूम 1, रख ले जरा डेट। वन 156 ही 13,000 का नाम बताएं, यूनिट सोल्ड। लेस हेडिंग बताएं, नेक्स्ट हेडिंग लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। सबसे पहले ये ढूंढें जो आपने अभी मिस्टेक की है, सेल में से लेस क्या हुआ है? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट लेस हुई है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल लेस हुई है, कॉस्ट ऑफ सेल लेस हुई। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल की एक वर्किंग हुई है, मैं आ रहा हूं उस वर्किंग पर, लेकिन सेल में से लेस क्या हुआ है? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल का कोई मीनिंग बताने की कोशिश करें, मीनिंग। ये 13,000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट होगी या 12,000 जो बनाए थे उनकी कॉस्ट होगी? कंट्रीब्यूशन की फिगर आती कैसे है? सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल कैसे आती है अभी आपको याद कराता हूँ, लेकिन एक स्टेप और नीचे जरा कंट्रीब्यूशन की अमाउंट बताया जरा, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन की 86। जरा एक मिनट सोच के बताएं ये कितने यूनिट्स की कंट्रीब्यूशन होगी? सेल कितने यूनिट्स की है? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल कितने यूनिट्स की है? 13,000। ग्रॉस कंट्रीब्यूशन 13,000। अगला स्टेप वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस, गौर से देखें ये कितने के हैं? 13,000। नेट कंट्रीब्यूशन कितने यूनिट्स की है? 13,000। 12 किधर गया? आ रहा हूं। ये जो यूनिट प्रॉफिट है, कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट्स हैं, ये यूनिट सोल्ड की बेस पे होंगे या यूनिट्स प्रोड्यूस की बेस पे? यूनिट सोल्ड। अब आए जरा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग के अंदर। इस वर्किंग का मकसद सिर्फ क्या है? टू फाइंड आउट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल माइनस होनी है। 13,000 यूनिट्स अगर बिके हैं तो 13,000 यूनिट्स की सेल के नीचे 13,000 यूनिट्स का खर्चा होना चाहिए यार। हाँ, वो कैलकुलेट कैसे करें वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल? हाँ, कैलकुलेट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस क्या हुआ? ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स बताएं प्लीज, बताएं। 4,000। प्रोडक्शन के यूनिट्स बताएं। क्या हो रहा है? 4,000 यूनिट्स का खर्चा लिखा, 12,000 यूनिट्स का खर्चा पूरा किया, यहाँ तक 16,000 यूनिट्स का खर्चा जमा होके आ गया, फिर माइनस क्या किया यार? 3,000 यूनिट्स का खर्चा माइनस करके फाइंड आउट क्या किया मेरे भाई? तो यकीनन वर्किंग होती है, लेकिन फाइनली सेल के नीचे और वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल माइनस होती है। तो जरा बोर्ड पे देखें, मैंने लिखी 6 लाख सेल और मैंने इसके नीचे लिखा है 3,50,000 वेरिएबल कॉस्ट। यकीनन इसमें क्या क्या सम हुआ है वो बात आपकी ठीक है, लेकिन उससे आप कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको आपके पेज पे क्या लिखवाया था जब स्टार्ट किया था हमने वर्किंग? ये पेज जो मैंने पिछले पेज पे लिखवाया था, एक मिनट पिछला पेज देखें, जो मैंने फर्स्ट एक आपसे कहा था समराइज फॉर्म में देखें। फर्स्ट पेज ये सारी डिस्कशन से पहले जब मैंने 5 हेड्स, हाँ जी वॉल्यूम 2 में 5 हेड्स गिनवाए थे आपको। नहीं, जब मैंने आपको वेरिएबल कॉस्ट लिखवाई, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो मैंने क्या लिखा बीच में? मैंने वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल लिखने की कोशिश की। यकीनन इस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर क्या आ रहा है? प्रोडक्शन कॉस्ट की बेस पे वर्किंग हो रही है। लेकिन अगर स्टॉक्स बिके हुए हैं तो अल्टीमेटली हमने पहुंचना है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स तक। ओपनिंग क्लोजिंग को प्रोडक्शन कॉस्ट से नेट ऑफ इसलिए करते हैं ताकि फाइनली वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल आ जाए। तो क्या 2.5 लाख अब बोर्ड में देखा जरा, तो समझ आया कि मैं क्या किया जा रहा हूँ? 3,50,000 ढूंढे जी जरा बोर्ड पे मेरे, कंसिडरेट फुल। 3,50,000 के साथ मेरे वर्ड्स के हैं वेरिएबल कॉस्ट। अब वर्किंग आपके सामने नहीं है, जो वर्किंग हम करते रहते हैं, मैंने जरा समराइज फॉर्म में लिखा हुआ। क्या आखिरकार ये 3,50,000 जो यूनिट्स बिके हैं उन्हीं की कॉस्ट होगी? पर जाने दो यार, इतनी जल्दी गलत बात मान गए हो यार। हर सवाल में बेटा ऐसे ही होता है यार। मैं बार बार आपसे एम्फसाइज करता हूँ कि कॉस्ट ऑफ सेल का मीनिंग क्या होता है और वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल का मीनिंग क्या होगा? जो यूनिट्स बिके हैं उनकी वेरिएबल कॉस्ट। अब इसमें क्योंकि सेग्रीगेशन हुई है वेरिएबल फिक्स की,
तो जस्ट वेरिएबल वर्ड आ गया। क्या सेल अगर फॉर एग्जांपल दोबारा देखें रजिस्टर जरा, सेल अगर 13,000 यूनिट्स की है तो इसके नीचे 12,000 यूनिट्स का खर्चा लेस होना चाहिए, 15,000 का क्या होना चाहिए? अगर आप प्रॉफिट निकाल रहे हैं, प्रॉफिट तक पहुंचना है, तो जो यूनिट्स बेचे हैं उन्हीं का खर्चा लेस करें। हाँ, जो बचे हैं वो तो एसेट है, और अगर वो एसेट है तो फिलहाल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में है। वो एसेट प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस में कब आएगा? जब वो बिकेगा, जब वो बिकेगा, जब वो बिकेगा। एक मैचिंग कॉन्सेप्ट आपने वर्ड सुना है, वो क्या होता है? मैच सर, मैच इनकम्स और एक्सपेंसेस को आपस में मैच करके प्रॉफिट निकलना चाहिए। अगर पूरे साल का प्रॉफिट आप निकाल रहे हैं तो 12 महीनों की सेल होनी चाहिए और 15 महीनों के खर्चे होने चाहिए, मिस मैचिंग हो जाएगी। अगर 15,000 यूनिट्स बिके हैं तो 15,000 यूनिट्स का खर्चा ही उसमें से लेस होना चाहिए। हाँ, उसकी वर्किंग कैसे करते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ब्रैकेट से समझ आता है। 4,000 ओपनिंग थे, आगे देख के बोले क्या थे, 12,000 जमा हुए, 16,000 का खर्चा पूरा हो गया, फिर 3,000 का खर्चा माइनस किया ताकि कितनों का खर्चा आ जाए, 13,000 का खर्चा आ जाए। तो प्लीज 3,50,000 क्या है? क्या जो यूनिट्स बिके हैं उनकी वेरिएबल कॉस्ट है? जाने दें यार, आई होप क्या मान लेंगे यार। यकीनन वर्किंग अपनी जगह है, लेकिन आखिरकार सेल में से वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल और वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस लेस हुए होंगे, और वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस देके फाइनल कर लें, वो तो होते ही यूनिट सोल्ड की बेस पे। ढूंढे ढूंढे ढूंढे, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस तो आप लेते ही किसके हैं? 13,000 यूनिट्स के। फाइनल कर लें जरा, सेल कितने यूनिट्स की? एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, 13,000 यूनिट्स की। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल कितने यूनिट्स की? और 13,000 यूनिट्स की ग्रॉस कंट्रीब्यूशन आई। अगली लाइन देखें, फिर वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस कितने के? फिर 13,000 के, ताकि नेट प्रॉफिट कितने यूनिट्स की आ जाए? नेट कंट्रीब्यूशन 13,000 यूनिट्स। तो जो यूनिट्स बिके हैं उन्होंने ही अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट कमा के देना है। आई होप कि आप क्लियर है। आए आप 3,50,000 करो, फाइनल बताएं ये कितने यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट होगी, कितने यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट होगी? और अगर 3,50,000 आंसर है तो मेरे एक यूनिट की कंट्रीब्यूशन फिर 3.5 होगी। और फाइनल सुने गौर से, ये 2.5 लाख रुपए कितने यूनिट्स की कंट्रीब्यूशन है? कितने यूनिट्स की कंट्रीब्यूशन है? और एक यूनिट ने कितने रुपए कंट्रीब्यूट किए? ये ब्रेक फाइनल के अंदर फिगर्स और ये राइट साइड पे तो बन जाएगी जगह शायद। वेरिएबल कॉस्ट का जो टोटल है, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, ये किस किस का कॉम्बिनेशन है? सही पूरे वर्ड्स के साथ, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस। आए दोबारा वर्ड्स पर जरा गौर करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स का मीनिंग जो यूनिट्स बिके हैं उनका वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट का खर्चा, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। और वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस का मतलब जो यूनिट्स बिके हैं उनका सेलिंग वेरिएबल का खर्चा। मेरा बार बार फोकस किन वर्ड्स पे है? जो यूनिट्स बिके हैं, सोल्ड हो। जी ठीक है बेटा उमैर, बहरहाल ठीक है, डेप्थ में जाए जरा। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल की कैलकुलेशन बताएं। ओपनिंग स्टॉक प्लस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस वर्किंग? to get the variable cost of sale which is to be deducted from sale. जी मेरा ओके प्लीज। जी मैं बात क्या कर रहा था, एक इक्वेशन बनाना चाह रहा था। वापस आ जाए, दोबारा जीरो से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैंने आपके सामने एक कैलकुलेशन लिखी कि अगर टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड हो जाए तो सेल बन जाए। इन अदर वर्ड्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में लाना। अगर मैं आपसे कहूं कि सेल में से
टोटल कॉस्ट माइनस हो जाए, इसमें से क्या माइनस हो रहा है? टोटल कॉस्ट से मेरी मुराद वेरिएबल फिक्स, अगर सारी लेस हो जाए तो नेट प्रॉफिट आ जाए। उसी को जरा थोड़ा सा रीअरेंज किया हुआ इक्वेशन को, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। इन अदर वर्ड्स जरा इक्वेशन रीअरेंज करें, सेल माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। लेकिन मैंने इसी इक्वेशन को जरा आगे टोटल कॉस्ट को फिर ब्रेक कर दिया, किन दो हिस्सों में? टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। लेकिन अगर ब्रेक इवन पॉइंट पे बात हो रही है तो क्या चीज जीरो हो गई? सेल जीरो हो गई, प्रॉफिट जीरो हो गया, इक्वेशन क्या रह गई? टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू सेल। अरेंजमेंट किया मैंने, जरा रीअरेंज किया, सेल माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट, सेल माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट मींस कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट एट ब्रेक इवन पॉइंट। आखिरी चीज मैं ये कह रहा था, एक कंट्रीब्यूशन दोबारा अपना देखें जो आपने अभी मेरे साथ वर्किंग्स की हैं यूनिट्स के एंगल से। नहीं एक मिनट, 2.5 लाख, अब ये 2.5 लाख बना कैसे हुआ? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 2.5 कैसे बनाई हमने? सेल पे सेल प्राइस पर यूनिट एंड माइनस 3.5 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो क्या अगर मैं नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी कंट्रीब्यूशन की अमाउंट आ जाएगी विच शुड बी इक्वल टू द फिक्स कॉस्ट। अब ठीक है क्वेश्चन, मेरी तरफ देख के बताएं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला क्या है? सर सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब फाइनल सर, अब अगर मैंने यूनिट सोल्ड फाइंड आउट करने हो किस लेवल के, ये सारी वर्किंग अब मेरी ब्रेक इवन पे है ना, वो जीरो रखे थे, तो अगर मेरे यूनिट सोल्ड फाइंड आउट करने हैं ब्रेक इवन के तो फाइनली रीअरेंज करवा देंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कैलकुलेटर एक मिनट पकड़े, अपने डेटा में जाए जरा, जो अभी लिखा आपने, टोटल फिक्स कॉस्ट बताएं, टोटल फिक्स कॉस्ट बताएं डिवाइडेड बाय 2.5 करें, क्या आ गया यार? तो अगर हमें क्वेश्चन में से टोटल फिक्स कॉस्ट मिल जाए करे और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम निकाल दिया करें तो क्या ब्रेक इवन यूनिट्स आ जाएंगे? अब ये क्वेश्चन बनाए जैसे मैंने आपके सामने बनाई, एक डेरिवेशन मैंने आपके सामने लिखने की कोशिश की। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको वर्किंग समझ आ गई बेटा? सॉरी ऊपर भी शायद लिख रहा था। ये मैंने एब्रीविएशंस काइंडली कुछ लिख दी, अगर कहीं समझ ना आ रही है तो बता दीजिए। चीजें सर अब बड़ी इंटरेस्टिंग फेज में दाखिल हो गई हमारी कॉस्ट के हवाले से, आपसे रोज का रोज पढ़ने की गुजारिश रहेगी। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आपने यहाँ तक आते आते रोज हिम्मत की है, उससे बेहतर हिम्मत आगे चाहिए होगी। सर जी अल्लाह मालेगा सर।
ये जीरो कहां से आ गया? क्या आप बिजनेस इसलिए कर रहे होंगे ताकि प्रॉफिट जीरो हो जाए? लेकिन कम से कम आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि कितने यूनिट्स अब बेचने कंपल्सरी है, ताकि क्या ना हो, ताकि लॉस खत्म हो, और फिर कोशिश पूरी होगी उससे जितने ज्यादा बिके उतना ही अच्छा। क्या ये सारी वर्किंग साल के शुरू में होनी चाहिए? ठंडे दिल सोचो, पूरा साल गुजर गया है, इतने तो कम से कम बेचने थे, बहुत देर होगी, ये साल के शुरू में वर्किंग होगी, ये बजटेड वर्किंग होती है। पीरियड के स्टार्ट पे कम से कम कितने तो बेचने हैं जहन में होना चाहिए, और पूरा साल कम से कम ये फोकस होना चाहिए इतने तो हर सूरत बिके, वरना बहुत देर हो जाएगी, तो अगले साल की प्लानिंग हो सकती है। जी, किसी ने वर्किंग की थी, मैंने आपको कहा था फिगर सॉल्व करें। आपके इस डेटा में जो मैंने सिंपल सा लिखवाया था रजिस्टर में, ये कितनी थी फिक्स कॉस्ट? सर जी कितनी थी यार? और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आंसर क्या आया था? व्हाट इज 1 लाख? नोट कर लिए यहाँ तक? नेक्स्ट लाइन में आए, ब्रेक इवन सेल रुपीस। अगर आपके पास ब्रेक इवन यूनिट्स आ जाएं और आप ये फाइंड आउट करना चाहें कि वो यूनिट्स बेच के सेल के कितने रुपए अर्न होंगे, तो बताएंगे क्या करेंगे? अगर क्या आ जाए, बताएं क्या आ गया? ब्रेक इवन यूनिट्स आ गए हैं, और अब मैं अगर ये फाइंड आउट करना चाहता हूं कि ब्रेक इवन यूनिट्स को बेच के कितने सेल के रुपए कमाए जा सकते हैं, तो मैं क्या करूं सर? मैं क्या करूं सर? ब्रेक इवन यूनिट्स को किससे मल्टीप्लाई कर दूं यार? देखिए फार्मूला, ब्रेक इवन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस पर यूनिट। अकॉर्डिंग टू डाटा बताएं क्या कर रहे हैं हम? लाख, लाख मल्टीप्लाइड बाय 2.5 रुपए। क्या से क्या फाइंड आउट करना चाह रहा हूं? यूनिट से ब्रेक इवन के सेल रुपीस, तो लाख इंटू 6 क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 6 लाख का मतलब ब्रेक इवन सेल रुपीस मीन ब्रेक इवन रेवेन्यू आ जाएगा। नहीं समझ आ रहा? क्या अगर आ गया तो क्या करके क्या आ जाएगा? क्वेश्चन साइलेंट हो गया, मेरा क्वेश्चन ही साइलेंट हो गया। क्या अगर आ गया, ब्रेक इवन यूनिट्स अगर आ गए तो क्या करके क्या आ जाएगा? सेल प्राइस बाय यूनिट से मल्टीप्लाई करके ब्रेक इवन के सेल रुपए आ जाएंगे। ब्रेक इवन सेल रुपए का मतलब 6 लाख रुपया का रेवेन्यू होगा तो प्रॉफिट लॉस जीरो होगा, अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट लाइन लिखें, ये वाला इसमें साथ है। ब्रेक इवन सेल रुपीस डायरेक्टली ब्रेक इवन सेल रुपीस डायरेक्टली। अभी जो मुझे आपने 6 लाख रुपया बताया है, प्लीज बताया किसी ने? क्या किया, फिर क्या किया? पहले यूनिट्स आए, फिर सेल प्राइस से मल्टीप्लाई हुआ, 6 लाख रुपया आ गया। मेरी अपनी सेटिंग का मतलब ये है कि क्या ये 6 लाख रुपया किसी फॉर्मूले से डायरेक्टली भी आ सकता है? नहीं, मतलब सवाल ये उठा है अभी कैसे आया 6 लाख रुपया? पहले यूनिट्स निकालें, किस फॉर्मूले से यूनिट्स निकालें? फॉर्मूला ढूंढना, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से पहले यूनिट्स निकालें, फिर सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करें, 6 लाख रुपया आ गया। अब मैं आपके सामने एक फार्मूला भी लिखने लगा हूं, अगर उसको हम अप्लाई करेंगे तो यही 6 लाख रुपया डायरेक्टली भी आ जाएगा। फार्मूला लिख लें, अप्लाई करवाता हूं। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशो
अगर डायरेक्टली रुपीस निकालने हो तो CS रेशो की बेस पे भी ये डिवीजन करके वर्किंग हो सकती है। CS रेशो किसे कहते हैं? कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो का फार्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 100। फार्मूला लिख लिया सबने? कैलकुलेटर उठाएं, जीरो दबाएं, अपने इसी डाटा को, मासूम से डाटा को यूज करते जाएं। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? 6। ये कौन सा डाटा यूज कर रहे हैं आप? व्हाट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भाईजान? 2.5 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 100। या अल्लाह पॉइंट्स में आंसर ना आ जाए, मौला मौला आगे 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 या अल्लाह। ये क्या आया? चले जो भी आया क्या? इंटू 100 इंटू 100। ये क्या वर्किंग की है? कौन सी वर्किंग है? नहीं फिगर्स फिगर्स फिगर्स। 2.5 व्हाट इज 2.5? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट क्या थी? इंटू 100 से क्या आया आपके आंसर कैलकुलेटर पे? आंसर नहीं बताना, आंसर आया क्या? CS रेशो आ गई, CS रेशो आ गई। अब इसे आंसर में सेव कर लें, कोई राउंड ऑफ नहीं करना। कैलकुलेटर पे फिक्स कॉस्ट लिखें, बताए कितनी लिखेंगे? 2.5 लाख लिखें और डिवाइड बाय आंसर में ढूंढ के इज इक्वल टू दबाएं। क्या लिख के क्या करके क्या आ गया है? टोटल फिक्स कॉस्ट लिख के CS रेशो से डिवाइड करके डायरेक्टली भी 6 लाख रुपए आ गया। 6 लाख क्या था? CS रेशो अप्रोक्सीमेटली लिखाएगा क्या? सॉरी 41.67। लेकिन सॉल्व आपने वैसे ही करना है जैसे मैंने कहा। 2.5 लाख बताएं क्या लिखा मैंने? टोटल फिक्स कॉस्ट 41.67% अप्रोक्सीमेटली क्या लिखा मैंने? CS रेशो। इससे फाइंड आउट क्या हुआ है? बताना है बताना है बताना है। ब्रेक इवन यूनिट्स फाइंड आउट हुए या रुपीस फाइंड आउट हुए? ब्रेक इवन रुपीस फाइंड आउट करने का एक तरीका क्या है कि यूनिट्स निकाल लें, सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर लें। डायरेक्टली तरीका क्या है कि CS रेशो से फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करके आंसर निकाल लें। कंप्लीट करें, वर्किंग में लिखें। और आंसर तो आ ही नहीं रहा है। 41.67 तो नहीं आ रहा। फिर 2 नंबरी बताई जा रही है हमें क्लास में। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? कहाँ 6 लाख आ रहा है? आ रहा है यार, खुदा के लिए। चलिए हमें राउंडिंग ऑफ को ना जरा जहन से निकाल के आगे बढ़ना होगा, वरना हर वक्त हम राउंडिंग ऑफ में फंसे रहते हैं। बहरहाल अभी वन में भी शायद आपसी बात हो रही थी शायद। ये मेरा भजन सिर्फ राउंडिंग ऑफ का जो बता रहा हूँ मैं, एग्जाम हॉल के लिए बता रहा हूँ। रियल लाइफ में वाकई कोई राउंडिंग ऑफ नहीं कर सकते और ना ही आप करते हैं। एग्जाम हॉल में प्लीज कर लीजिएगा। मेरी बात किसी को समझ आई है सर? ये क्या फॉर्मूला बताया रही है मैंने अब लास्ट? छह लाख क्या निकाला आपने? एक और अगली हिम्मत आ रही, अगली हिम्मत आ रही। 6 लाख रुपया ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू है। 6 लाख को जेन में रखें, बताइए 6 लाख कैलकुलेट कैसे हुआ होगा? कैलकुलेट कैसे होगा? रुपीस कैसे कैलकुलेट होगा? कुछ यूनिट सोल्ड होंगे और सेल प्राइस पर यूनिट होगी। अगर मैं यहाँ आपको सेल प्राइस पर यूनिट बता दूं तो क्या ब्रेक इवन यूनिट्स भी निकाल सकते हैं? कैसे? 6 लाख रुपया सेल प्राइस है, सेल्स है। 6 रुपए अगर एक यूनिट की सेल प्राइस है तो यहां से यूनिट्स कैसे आ सकते हैं? 6 लाख डिवाइड बाय, देखिए नेक्स्ट वर्किंग, ब्रेक इवन यूनिट सेटिंग बनाए, रुपीस से यूनिट्स में आ सकते हैं हम? कैसे? ना 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 ना, सेल्स डिवाइड बाय ब्रेक इवन यूनिट, सेल्स डिवाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू ब्रेक इवन यूनिट्स। यूनिट्स आ गए हो तो रुपीस आ जाएंगे, और रुपीस आ गए हो तो यूनिट्स भी आ जाएंगे। क्या करके? ये 6 क्या है लिखे साथ? सेल प्राइस पर यूनिट। ये वंस अगेन मैथ्स फुल अप्लाई होना है, और मैथ्स अल्हम्दुलिल्लाह आपका ठीक ठाक स्ट्रांग है, जिसका एविडेंस ये है कि आपका PRC पास। इसी चीज का एविडेंस है।
ये एनी कंफ्यूजन? 3 फॉर्मूले सर, ये अभी या 4 कर लेते हैं, 4 शायद फाइनल हुआ है। मेरी तरफ देखा जरा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला बता। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यार खुद आगे ही यार, सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर। CS रेशियो का फॉर्मूला ट्राई करें। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट इनटू 100। ब्रेक इवन यूनिट्स का फॉर्मूला बताएं, देख के टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ब्रेक इवन यूनिट्स का फॉर्मूला टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ब्रेक इवन रुपीस डायरेक्टली का फॉर्मूला बताएं, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय CS रेशियो। ब्रेक इवन रुपीस डायरेक्टली का फॉर्मूला बताएं, टोटल फिक्स कॉस्ट। वो मैंने स्किप किया था, मैंने कहा आइडिया होगा आपको। नेक्स्ट हेडिंग लिखें बगैर घड़ी देखें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या वर्ड्स बोले मैंने? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बस हेडिंग लिखे रुक जाए, मेरे वर्ड सुने जरा बोर्ड पे लिख के। अगर हम बजटेड सेल्स उठाएं और बजटेड सेल्स में से ब्रेक इवन सेल्स लेस कर दें, किसमें से क्या कर दें? बजटेड सेल्स से क्या मुराद है? ब्रेक इवन सेल का क्या मतलब? हाँ बिल्कुल सही भाई ने वर्ड यूज कर। ब्रेक इवन सेल का मतलब है जो कम से कम बेचने हैं। यस सर, ब्रेक इवन जो कम से कम बेचने हैं। और बजट का मतलब कितने बिकने एक्सपेक्टेड है। और वंस अगेन अभी आपने हाईलाइट कर दिया था, ये वर्किंग पीरियड के स्टार्ट पे हो रही होगी। बजटेड का मतलब कितने एक्सपेक्टेड सेल के यूनिट्स हैं, बजटेड सेल कितने यूनिट्स बेचना चाह रहे हैं बेस्ड ऑन मार्केट डिमांड, कितने यूनिट्स इंशाल्लाह बेच लेंगे। और ब्रेक इवन का मतलब कितने कम से कम बिकने हैं। एक ही बात है। बजटेड का मतलब कितने इंशाल्लाह बेचेंगे। ब्रेक इवन का मतलब कितने इंशाल्लाह कम से कम बेचें। इंशाल्लाह वर्ड बार बार लगाया मैंने, पीरियड के स्टार्ट पे खड़ा है, फ्यूचर में होना है। तो लेट्स अज्यूम ब्रेक इवन सेल के यूनिट्स हैं 1 लाख और बजटेड सेल है 80,000। क्या वो होना ही है? क्या वो होना ही होना है? लाख क्या है ये? कम से कम बेचने 80,000। नहीं प्लान, अब देखिए प्लान का ये मतलब नहीं कि हम जानबूझ के कम बेचना चाह रहे हैं। प्लान कैसे बनेगा? मार्केट डिमांड, हम मार्केट में मैक्सिमम कितने बेच लेंगे? 80,000। कितने कम से कम बेचने हैं? कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं, वो होना ही होना है। क्या होना ही होना है? लॉस होना ही होना, हम कुछ नहीं कर सकते। तो अगर बजटेड सेल्स कम है तो फिर कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या मतलब होगा वैसे इसका? नहीं, ये कोई मतलब अच्छी कोई चीज है कि बुरी चीज है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो यूनिट्स जो हमें प्रॉफिट की तरफ ले जाएंगे, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाते हैं। और ये तब ही होंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स जब क्या किससे ज्यादा होगा, क्या किससे ज्यादा होगा, क्या किससे ज्यादा होगा, क्या किससे ज्यादा होगा। 1,20,000 में गौर करें, क्या है 1,20,000? अपने वर्ड्स में, व्हाट इज द मीनिंग बाय सेल? कितने यूनिट्स एक्सपेक्टेड है कि बिकेंगे? 1,20,000। कितने कम से कम बेचने हैं? क्या 20,000 यूनिट्स हमें अल्टीमेटली लॉस कवर करके प्रॉफिट में ले जाएंगे? तो ये 20,000 क्या कहलाएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप इसे कहीं नोट करके ठीक है, लेकिन एक काम कर लीजिएगा, जहां मैंने यूनिट्स लिखे हैं उसके बाद एक खाली कॉलम की जगह छोड़िएगा। अब ये ना कह लीजिएगा हमने तो लिख लिया। यूनिट्स के कॉलम के साथ एक खाली कॉलम की जगह छोड़ दीजिएगा
कल इंशाल्लाह ये बहस दोबारा यहीं से शुरू करेंगे। घर के लिए आज क्या क्या है, रिलैक्स होकर पहले लिख लें ताकि वो जरा टेंशन हो जाएगी जरा, तो पहले यहाँ तक नोट कर लें। साथ साथ चलेंगे तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि घर के लिए एक से ज्यादा क्वेश्चन ना हो डेली, लेकिन अगर आप साथ साथ नहीं चलेंगे तो ऑब्वियसली पिछले सवाल भी एक्यूमुलेट हो जाए। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का एक छोटा सा टेस्ट दे दें, उसकी प्रिपरेशन के लिए मैंने 2 सवाल किए हैं, पेज नंबर 156 पे, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, और जिन हजरात का मैं रिपीट कर रहा हूँ पेज नंबर 151 वाला टेस्ट क्वेश्चन फाइनल नहीं है, वो कल तक का फाइनल हो जाए। कल का दिन फिर आपने जरा प्रोसेस कॉस्टिंग की रिवीजन को देना है। अल्लाह हाफिज। बुक काइंडली अवेलेबल हो जाए कल यार। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों में से जिनके एड्रेसेस रह गए आज प्रायोरिटी पे दे दें, ठीक है प्लीज।